वेलकम गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चैप्टर हमें 11th में भी था। 11th में भी हमने स्टडी किया था इसका अच्छे से। अब कुछ 11th के टॉपिक हम पहले रिवाइज कर लेते ताकि ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आए। तो पहला टॉपिक जो 11th में हमने सीखा था वो था फ्लक्स। क्या था? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। याद आ रहा है कि सोचो फ्लक्स क्या होता है? क्या होता है फ्लक्स? कुछ लाइंस पास कर रही थी एक सर्टन एरिया से, दम कितना लाइन पास कर रहे थे वो हमने कुछ फाइंड आउट किया था। ओके, याद है उस लाइन को कुछ कहा जाता है? तो हमने सीखा था लाइंस ऑफ फोर्सेस और फैराडेज लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स ये स्टडी किया था। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज होते, कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए इमेजिनरी लाइन यूज होते हैं, उसे कहा जाता है लाइंस ऑफ फोर्स या फैराडेज लाइंस ऑफ फोर्स, जो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव से एंड करते हैं निगेटिव पे। ये हमने सीखा था। जहाँ लाइन ज़्यादा होंगे वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ लाइन वाइडली सेपरेट होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। जब अट्रैक्शन होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये दूर जाएं ये रिपल्शन होगा, तो ये एक्सटेंड होंगे। ये हमने सीखा था। ये परपेंडिकुलर स्टार्ट करते हैं और परपेंडिकुलर एंड करते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। अगर तो ये फोर्स लाइन हमने स्टडी किया था। तो अगर ये लाइंस, अगर एक लाइंस किसी सरफेस से पास कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस में है सरफेस और इससे ये लाइंस पास कर रहे हैं, अब इस सरफेस को एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसे हम कहते हैं, चलो हमने 11th में इसको डीएस लिया था। क्या लिया था? डीएस, एरिया वेक्टर डीएस। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, अगर लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, अगर लाइन कम होगी तो फील्ड वीक। सो इट इज डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये हमने सीखा था, डिवाइडेड बाय एरिया। और नंबर ऑफ लाइंस, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। ई इंटू एरिया, ये हमने स्टडी किया था। नंबर ऑफ लाइंस को हमने कहा था फ्लक्स। क्या कहा था? फ्लक्स। कितनी लाइन पास कर रही है उस एरिया से, ई डी एस। ओके, ई डी एस, ये कॉमन फॉर्मूला, ये कॉमन फॉर्मूला है। लेकिन अब सरफेस सीधा नहीं है। जब सरफेस सीधा होगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस। लेकिन सरफेस अब क्रॉस में है। सरफेस क्या है? क्रॉस में है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डीएस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल थीटा है, दोनों में एंगल थीटा है। यहां मैं ड्रॉ करता हूं ये ई का डायरेक्शन, ये डीएस का डायरेक्शन, और दोनों में एंगल क्या है? थीटा है। तो अब हमें डीएस और ई एक ही डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डीएस का कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वेक्टर आपने स्टडी किया था, वेक्टर स्टडी किया था, इसका कंपोनेंट क्या आएगा? डीएस कॉस थीटा, ये इसका कंपोनेंट आएगा। तो इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा, या फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। इसको क्या लिख सकते हैं हम? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ये फॉर्मूला फ्लक्स का हमने फाइंड आउट किया था। ये हो गया इंडिविजुअल सरफेस के लिए। अगर बहुत बड़ा सरफेस होगा, बहुत बड़ा सरफेस होगा और उस पूरे सरफेस के लिए फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। तो ये एक फ्लक्स का फॉर्मूला 11th में स्टडी किया था। थोड़ा सा 11th भी रीड करना है अभी।
क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। फ्लक्स के बारे में पता चल गया, थोड़ा सा रिकॉल हो गया, याद आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला आते हैं, इसी को हमने स्टडी किया था फ्लक्स निकालने के लिए। एक और थ्योरम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया था, दैट इज गॉस लॉ। क्या यूज किया था? गॉस लॉ। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? अगर एक रैंडम शेप है, उसके अंदर हमने चार्ज को रखा है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से एक सर्टन पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हमने फाइंड आउट किया था इस चार्ज की वजह से। तो हमें मिला था इस चार्ज की वजह से जो सराउंडिंग में या सरफेस से फ्लक्स जाएगा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू, इट इज 1/ε0 टाइम चार्ज। ये हमने स्टडी किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। अब गॉस लॉ में पूरा डिराइव नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो 11th का टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 12th में, तो 12th में आप उसको रिवाइज कर लो कि फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। तो पहला हमारा फॉर्मूला हमें क्या बोलता था, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और गॉस लॉ हमें क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। तो फ्लक्स जनरली क्या है, Q/ε0 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये दो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद जो 11 का कंसेप्ट लगने वाला है हमें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टडी किए थे। अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल मटेरियल है, हमारे पास 2 डायमेंशनल मटेरियल है, हमारे पास 3 डायमेंशनल मटेरियल है। 1 डायमेंशन के ऊपर चार्ज डाल दिए तो कितने चार्ज होंगे, 2 डायमेंशन के ऊपर चार्ज रख दिए तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे चार्ज डाल दिए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमने फाइंड आउट किया था और उसको कुछ नाम दिए थे। तो पहला हमने स्टडी किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या स्टडी किया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्बडा, जिसे लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? अगर एक वायर है ऑफ लेंथ L, जिसका लेंथ कितना है, L है, अगर उसके ऊपर हम, अगर उस वायर के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इक्वली स्प्रेड अप हो जाएंगे हर जगह, ये इक्वली स्प्रेड अप हो जाएंगे। तो इस केस में यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलोम और लेंथ का मीटर, कूलोम पर मीटर, ये हमने स्टडी किया था। ऐसा यूनिट कूलोम मीटर, ठीक है। देन दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2 डायमेंशनल मटेरियल, जैसे ये बोर्ड है, 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ, या थिन सरफेस है तो ये 2 डायमेंशनल होता है। इसको इंडिकेट किया जाता है सिग्मा से। तो अगर ये 2 डायमेंशनल, हमने प्लेन शीट ले लिया और इसके ऊपर चार्ज डाल दी, अब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे क्या कहा जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें डेंसिटी फाइंड करनी होती है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। सो
अब इस केस में इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू कूलोम पर मीटर स्क्वायर। एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का यूनिट मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट इज कूलोम पर मीटर स्क्वायर। तो टू डायमेंशनल मटेरियल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट किया था। एंड थर्ड हमने फाइंड किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर थ्री डायमेंशनल मटेरियल है और उसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अगर हमें एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है अगर वो फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको इंडिकेट किया जाता है रो, कॉमन डेंसिटी वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट कूलोम पर मीटर क्यूब, और कूलोम पर क्यूबिक मीटर, कूलोम पर क्यूबिक मीटर। ये समझ में आ गया। तीन टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है वो फाइंड आउट किया जाता है। अगर टू डायमेंशनल एरिया होगा, टू डायमेंशनल सरफेस होगा, तो उसमें अगर चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों का यूज करने वाले, ये 11th में हमारा हुआ है, तो इन तीनों का हम यूज करने वाले। उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमें लीनियर एंड सरफेस, वॉल्यूम का इतना यूज़ 12th में अभी नहीं है, लेकिन याद रखो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन के लिए कौन से लगेंगे, लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ इतना नहीं है। तो ये समझ में आ गया, ये कंसेप्ट हमें यूज़ करने। एक तो फ्लक्स रीड करो, अच्छे से रीड करो, देन गॉस थ्योरम का यूज़ करो अच्छे से, गॉस थ्योरम, एंड थर्ड ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ पहले आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद हम एप्लीकेशन का स्टडी करने वाले हैं। 12th में आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन आ रहे, तो इसके लिए फ्लक्स के बारे में रीड कर लो, देन दूसरा चार्ज डेंसिटी और गॉस लॉ, ये तीन पॉइंट आप रीड करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से स्टार्ट करने वाले, कौन से स्टेप फॉलो होते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग गॉस लॉ, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं। थैंक यू।